आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5वां सेशन है। 5वां सेशन इस तरह से है कि हम लोगों ने लास्ट वीक में 4 सेशंस लिए थे, मंडे से लेकर थर्सडे तक, और फिर फ्राइडे को हमारा चाय सेशन था, तो वो चाय सेशन 1 हो गया। उसको हमने सेशन 5 नहीं कंसीडर किया, तो आज हमारा सेशन 5 है। क्योंकि जो चाय सेशन है उसमें बेसिकली हमने ऐसा कुछ नया नहीं सीखा था। बेसिकली जो हमने पढ़ा था हमने उसको रिवाइज़ किया था और उस पे आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी उसको इम्प्रूव किया था। आज से बेसिक वो वाला सेशन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो ये कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। अब तक हम लोगों ने लास्ट वीक के जो 4 मेन सेशंस थे उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग में राइटिंग जॉब्स क्या होती है, वो कितनी तरह की होती है और वो कहाँ से ढूँढी जा सकती है, और उनको ढूँढने के लिए आपको आपकी प्रोफ़ाइल किस तरह की बनानी चाहिए। क्विक रन हम कर लेते हैं। रिसर्चर टॉपिक के बारे में 2 मेन बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है? पहली बात तो ये कि जब भी आप रिसर्च करने लगे, आपने बिल्कुल ओपन माइंड के साथ रिसर्च करना है, आपने पहले से कुछ सोच के नहीं रखना। दूसरा ये कि जब आपने रिसर्च करनी है, आपने अपने टॉपिक में से मेन-मेन पॉइंट्स उठा के वो गूगल के ऊपर लिखने हैं। जैसे हम सर्च कर रहे थे कि अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं अपनी प्रोफ़ाइल में अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहती हूँ, तो मैं गूगल पे जाके ये नहीं लिखूँगी कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एज अ राइटर क्वेश्चन मार्क। ये बहुत लंबा सेंटेंस है। आप सिंपली ये लिखोगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब राइटर्स, ठीक है? वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ फ्रीलांस राइटर, इस किस्म के आप अपने गूगल सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ जो है वर्ड्स मिल जाएंगे टू द पॉइंट। ये रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमारी रह गई थी, ठीक है? डिस्क्रिप्शंस में बेसिकली ये है कि आपने कुछ चीज़ें, आप कुछ सेक्शंस आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर जो आप लिंक्डइन पे बनाते हैं, रोज़ी.पीके पे बनाते हैं या इंडीड पे बनाते हैं, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे एजुकेशन का एंड एक्सपीरियंस का, जिसके अंदर आपने डिस्क्राइब करना होता है कि आपकी एजुकेशन जो है उसको आपने डिस्क्राइब करना है या आपकी जो एक्सपीरियंस है आपने उसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने इन दोनों को डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया, ठीक है? और इसके ऊपर हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं कि क्या करना है और फिर हम अपनी मेन चीज़ की तरफ आए कि जो है हाउ टू राइट एन आर्टिकल। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शंस आपने 2 तरह की ऐड करनी होती है। एक होती है डिग्री, क्या आपने आपकी डिग्री क्या है? और दूसरी है कि आपने आपकी जॉब क्या है? तो जब आप डिग्री लिखते हैं तो आपने अपनी डिग्री में 3 मेन चीज़ें लिखनी है। आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या-क्या थे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हो कि मैंने जो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में डिग्री ली हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे 2 साल की डिग्री में सिर्फ़ इकोनॉमिक्स पढ़ा या सिर्फ़ फाइनेंस पढ़ा, ठीक है? आपने बेसिकली हर सेमेस्टर में 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, और अगर आपके 4 सेमेस्टर्स लगे हैं, तो उन 4 सेमेस्टर्स में आपने कम से कम 20 सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही लिए होंगे। तो आपने उनको मेजर्स के अंदर लिखना है, उन मेन सब्जेक्ट्स के आपने सारे नाम लिखने हैं, मतलब पूरी लिस्ट आपने लिखनी है, पॉइंटर्स की फॉर्म में नहीं लिखनी, उसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अगर आपकी उस डिग्री में कोई रिसर्च हुआ है, जैसे मास्टर्स में होता है, एमफिल में होता है, पीएचडी में होता है, अगर कोई रिसर्च वर्क हुआ है, तो वो आप डिग्री के नीचे भी लिख सकते हैं और उसको आप अपने एक्सपीरियंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको डिग्री में कोई अवार्ड मिला है, जैसे किसी को कोई गोल्ड मेडल मिल गया, कोई ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, तो वो अपना अवार्ड भी डिग्री में भी लिख सकता है। डिग्री के सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और लिंक्डइन की जैसे प्रोफाइल है उसमें नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको सेक्शन मिलेगा अवार्ड्स का। उस अवार्ड्स के सेक्शन के अंदर भी जाके आप इसको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आपने किसी जगह पे कोई आपको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला, आपने किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था और जो राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? आपने उसको वहाँ पे डालना है। अच्छा, आपने जब अपनी जॉब लिखनी है, मैंने इसके बारे में सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कि जी आपकी अगर ऐसी जॉब है तो आपकी ये ड्यूटीज़ है और आपने ये ड्यूटी परफ़ॉर्म की और आपने ये अचीवमेंट की। बट फिर मुझे ख़्याल आया कि इस तरह तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और मतलब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे वर्सेटाइल लोग हैं, जो इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, हम किस-किस की जॉब को कवर कर सकेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका अल्लाह के हुक्म से मैंने एक जो है ना शॉर्टकट ढूँढा है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए ये एग्ज़ाम्पल पहले देख लेते हैं डिग्री की। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैंने 2009 में मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में हार्वर्ड यूनि एक तरीका ये है। कुछ प्रोफ़ाइल्स ऐसी होती है जो बेसिकली प्रोफ़ाइल के उस पे डिपेंड करता है जिसमें डिस्क्रिप्शन का सेक्शन नहीं आ रहा होता, तो आप फिर मेजर सब्जेक्ट्स नहीं लिखेंगे। तो ये तरीका है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन का आ रहा होगा तो फिर आपने जो है ना वहाँ पे अपने मेजर सब्जेक्ट्स डाल देने हैं। अच्छा, सेकंड जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने जॉब की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ, मैं सेल्स मैनेजर था ग्रीन ओक्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जो कि कहाँ पर है, सैन अंटोनियो टेक्सास में। और मैं सितंबर 2016 से आज तक वहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये मैंने सारे काम किए हैं। अब देखिए, ठीक है, इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल भी मैंने डाली हुई है कि मैं जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ इधर रोज़ रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट में, जो कि अगेन टेक्सास में, और मैंने वहाँ पे 2005 से 2009 तक काम किया और मेरे ये अचीवमेंट्स थी। अच्छा जी, अब मैं आपको 1 मिनट में अपना जो हूँ ना स्क्रीन वो कर लूँ।
सब लोगों को मेरी गूगल स्क्रीन नज़र आ रही? अच्छा जी, ठीक हो गया। आप लोगों में अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे जाके सिंपली क्या लिखना है, आपकी जॉब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, टीचर हो आप किसके? आप टीचर हो हाई स्कूल, का मतलब होता है एफएससी, ठीक हो गया? मैट्रिक के बाद से लेके एफएससी तक जो होता है वो हाई स्कूल होता है। अच्छा, आप हाई स्कूल के टीचर हो और आप टीचर किस सब्जेक्ट के हो? आप टीचर हो साइंस के। तो आपने सिंपल लिखना है ड्यूटीज़। अब देखिए, अच्छा जी, अब आप नीचे आ जाइए, देखें ये लिखा हुआ है, व्हाट डज़ अ हाई स्कूल साइंस टीचर डू? अ, आप बेसिकली क्या करते हो, जब आप इस तरह से अपनी ये रिसर्च का ये लिखते हो ना, फिर आप नीचे आते हो और आप डिफरेंट लिंक्स पे देखते हो, आपको जौन-सा सबसे अच्छा या सबसे आसान लगता है ना, आप वो खोल लेते हैं। ठीक है? हम वैसे जो है ना सबसे पहला खोल लेते हैं। आम तौर पे यहाँ पे ना साथ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है, उनको मत खोलिए, क्योंकि वो पैसे दिए होते हैं गूगल वालों को, उन कंपनीज़ ने, कि आपने सबसे ऊपर हमारा वाला दिखाना है। वो आम तौर पे इतना अच्छा मटेरियल नहीं होता, तो मैं उनको कभी भी नहीं खोलती। दूसरी बात है, आप उनको खोलें, उनकी वेबसाइट में इतने सारे इश्तिहार चल रहे होते हैं, सो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। ये देखिए जॉब समरी मिल गई, ये देखिए टीचर की जॉब समरी मिल गई। आप सिंपली इसको उठाएँ, कॉपी करें, कंट्रोल+C, और सीधा मैं तो वर्ड की फ़ाइल खोल रही हूँ, आपने सीधा इसको ले जाके अपने लिंक्डइन पे, अपने इंडीड पे और या रोज़ी.पीके पे, जहाँ पर भी आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको इस पे कोई मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है? अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करना चाहते ही हैं, तो आप इसको जो है एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें कि इनमें से क्या-क्या काम मैंने किए हुए हैं, और अगर मैंने नहीं किए हुए तो मैं कम कर लूँ, या अगर ये आपके सेक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कोई उन्होंने वर्ड लिमिट रखी हुई है कि आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, तो आप इसको कट डाउन कर लें। आप देख लें जो-जो आपने किया हुआ है और जो-जो आपने नहीं किया हुआ, आप उसको हटा दें। ठीक हो गया? ये हो गई टीचर की एग्ज़ाम्पल। हम इसी तरह से जो है ना एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अ आप लोगों में से अपना बंदा कोई मुझे अपना प्रोफ़ेशन बता दें, ताकि हम उसकी एग्ज़ाम्पल निकाल लें लाइव। आप लोगों में से किसी ने कोई जॉब की हुई है? अगर आपने खुद नहीं की हुई, आपके घर में कोई बंदा कोई जॉब करता होगा टीचिंग के अलावा, तो वो मुझे बता दें। एचआर कोऑर्डिनेटर, ठीक हो गया? तो हम लिखते हैं, क्या देखिए, एचआर कोऑर्डिनेटर, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एचआर कोऑर्डिनेटर हमने उठा लिया सबसे पहले तो। देखिए एचआर कोऑर्डिनेटर ड्यूटीज़, तो एक तरीका ये है कि आप ड्यूटीज़ लिखें, एक और तरीका ये है कि आप लिखें जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप डॉ जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, मैंने पहले ही खोल लिया, ठीक है? ये वाली चीज़ नहीं उठानी, ये डेफ़िनेशन है, ठीक है? ये आपने नहीं उठानी, आपने डिफ़ाइन नहीं करना, आपने ड्यूटीज़ लिखनी है। ये देखिए लिखा हुआ है, एचआर कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये आपने सारी की सारी यहाँ से उठानी है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। इसमें एक चीज़ का बस आपने ख़्याल रखना है, और वो है इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए, यह मैंने डाला है ना, अब इसमें लिखा है असिस्ट, लिखा हुआ है कि असिस्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है कि मतलब असिस्ट करो, मतलब आप किसी को कह रहे हैं गो एंड डू दिस, ठीक है? गो एंड असिस्ट विद इंटरनल एक्सटर्नल एचआर रिलेटेड इंक्वायरीज एंड रिक्वेस्ट्स। तो ये जो है ये आपकी ड्यूटीज, आप बेसिकली कहना चाह रहे हो कि अब इसमें एक चीज है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने 2016 में जॉब ली थी और मैं अभी तक जो हूँ करंटली एम्प्लॉयड हूँ, मैं अभी तक वहीं पर काम कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ठीक है? आप ये कह रहे हो कि मैं अभी तक जो हूँ ना वहीं पर काम कर रहा हूँ, तो आप इसको सिंपल करोगे असिस्टिंग, क्योंकि आप अभी तक वहीं पे काम कर रहे हो। मेंटेनिंग, इसको मतलब आप ले आओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि मैं ये अभी तक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है? ठीक हो गया? अब इसमें ख्याल रखना, प्रोड्यूसिंग एंड सबमिट नहीं आएगा, प्रोड्यूसिंग एंड सबमिटिंग, ठीक है?
तो ये आ गया आपका प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जस्ट इन केस आपने इससे पिछली वाली एम्प्लॉयमेंट का लिखना था जो आपने 2016 में फॉर एग्जांपल शुरू की थी और 2019 में आपने खत्म कर दी थी, तो आप इसको करोगे पास्ट टेंस में, असिस्टेड, मेंटेन्ड, असिस्टेड। और आप लोगों ने गौर किया है कि मैं पॉइंटर्स के बाद वाला पहला लफ्ज जो है वो एडिट कर रही हूँ, बाकी सब चीजों को मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंटर के बाद मतलब नया पॉइंट जैसे शुरू होता है उसका पहला लफ्ज जो है वो मोस्टली जो है आपका ग्रामर का टेंस बता रहा है इस केस में, तो आपने उसको करेक्ट करना है। लेकिन इस अब इसमें देखिए इस पॉइंटर में ये दो लफ्ज है तो हमने इन दोनों को करेक्ट करना है। ऑल क्लियर? ठीक है। इसी तरह ये पहले वाली एग्जांपल भी थी, अगर आप अभी काम कर रहे हो आप लिखोगे क्रिएटिंग, अगर आपने काम कर लिया हुआ है तो आप लिखोगे डिलीवर्ड। ठीक जी। तैयबा आप क्वेश्चन बताओ। असिस्टेड विद जो है सेकंड लाइन, इसे ट्रांसलेट करके समझा दे। असिस्टेड विद सेकंड लाइन, हाँ इसकी आपको मैं ट्रांसलेशन बताऊं। असिस्टेड विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को हायर करना, क्योंकि एचआर की जॉब थी ना, ये एचआर वाली एग्जांपल थी, तो ह्यूमन रिसोर्स का काम ही यही होता है कि वो रिक्रूटमेंट करता है। तो आपने असिस्ट किया क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हो, आप एचआर खुद नहीं हो, तो आप एचआर कोऑर्डिनेटर हो, तो आपने असिस्ट किया हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। हाँ ये ग्रामर के लिहाज से ठीक है ना, असिस्टेड विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स। मैंने असिस्ट किया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और उस प्रोसेस में मैं क्या करता था, मैं आइडेंटिफाई करता था कैंडिडेट्स को। अच्छा आपको इसकी वजह से लग रहा है क्योंकि आइडेंटिफाइंग के बाद आईएनजी लिखा हुआ है, ये आईएनजी जो लिखा हुआ है ये बाय की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये असिस्टेड की वजह से नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे असिस्टेड लिखो, यहाँ पे असिस्टिंग लिखो, यहाँ पर आप विल असिस्ट लिखो, ठीक है। मतलब पास्ट लिखो, प्रेजेंट लिखो, फ्यूचर लिखो, ये आइडेंटिफाइंग ही आएगा क्योंकि बाय लिखा हुआ है। अच्छा विथ का जो लव्स है वो असिस्ट के साथ यूज किया जाता है प्रोफेशनल इंग्लिश में, ठीक है। आप हमेशा ये कहते हो कि मैंने इस काम के साथ असिस्ट किया है, ठीक है, हमेशा असिस्टेड विद ही आएगा। आप देखो इस सेंटेंस इसमें जितनी जगह पे असिस्टेड लिखा हुआ है उसके साथ विद लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि असिस्ट के साथ हमेशा विद का लफ्ज जो यूज किया जाता है, और अगर नहीं आप लोग करें तो अनप्रोफेशनल इंग्लिश है। यही तो फर्क होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आती कि लोगों का लिखा हुआ इतना अच्छा कैसे है, हमारा लिखा हुआ क्यों नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है हम इनको नोटिस नहीं करते। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को जॉब वाली बात समझ आ गई है। अच्छा अगर आप लोगों को डिग्री में टेंशन है, अब आप ये सोच में पड़ गए हो कि जी मुझे तो याद ही नहीं है मेरी डिग्री में क्या सब्जेक्ट्स थे, उसका पहला सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली जाओ, आप अपनी जो है वो खोलो, ट्रांसक्रिप्ट खोलो, उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे, आप उन सारे सब्जेक्ट्स को जो है टाइप कर दो। स्टिल अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे हो तो आप उसको गूगल भी कर सकते हो, आप अपनी डिग्री का नाम लिखोगे, ठीक है, जैसे एलएलबी, आप अपना और सब्जेक्ट्स निकालोगे, पाकिस्तान लिखोगे क्योंकि एलएलबी पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स की लिस्ट निकल आएगी। अब आप इसको देखो और आप इसमें से सोचो कि मैंने इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और वो सब्जेक्ट्स फिर आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते आप उठाए और कॉपी पेस्ट कर दे, इससे कोई खास मसला नहीं होता है। लेकिन जस्ट इन केस जो इन्फॉर्मेशन आप सही प्रोवाइड कर सकते हो आप ज़रूर सही वाली प्रोवाइड करें। इसी तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरनेट से निकालने का बता रही हूँ, ये असल में जब आप जॉब करते हैं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसपे आपने साइन किया होता है आपने और अपनी कंपनी ने, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉइंटर्स में लिखी होती है, असल में यहाँ पर आपने वो लिखनी होती है। और इन एडिशन टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपने कोई अलहदा से हट के काम परफॉर्म किया तो वो लिखना होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे मुल्क में संभाल के रखता है, और दूसरी बात है आप कॉन्ट्रैक्ट सामने रखोगे फिर आप उसको देख के टाइप करोगे तो वो डिफिकल्ट लगेगा, तो फिर मैं ये मशवरा दे देती हूँ कि आप लोग इसको इंटरनेट से निकाल लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम ये टॉपिक क्लोज कर लेते हैं। प्रोफाइल अब हर एक की प्रोफाइल बन जानी चाहिए,
हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा टाइम लगा दिया इसे प्रोफाइल बनाने पे, मतलब मोर देन अ वीक। हम पिछले पूरे हफ्ते से प्रोफाइल कर रहे थे और आज के दिन का भी हमने आधा टाइम जो है प्रोफाइलिंग पे लगा दिया। सब लोगों की प्रोफाइल्स बन जानी चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन लिखना आ गया है, आप लोगों को जॉब्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी आ गई है, आप लोगों को अपनी एजुकेशन लिखनी आ गई है, आप लोगों को अपने अवार्ड्स डालने आ गए। ये 4 मेन सेक्शंस है आपके। ठीक हो गया? अब हम शुरू करने लगे हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, आप लोगों को ये पता चल गया है कि फ्रीलांस राइटिंग क्या होती है, आपको ये पता चल गया मैंने जॉब कहाँ से ढूंढनी है, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपने जाके अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई। अब मेन पार्ट ये है कि आप उस जॉब को अल्लाह के हुक्म से सही तरीके से कंप्लीट कर सको। अगर आप नहीं कंप्लीट कर सकोगे तो क्या होगा? आपके पास वो क्लाइंट वापस नहीं आएगा, आपकी रेटिंग खराब होगी, आपको नेक्स्ट गिग नहीं मिलेगी। ठीक हो गया? ओवर द टाइम मैंने 2 चीज़ें अपने सीखी है। किसी भी तरह का राइटिंग पीस लिखने के लिए आपको 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक चीज़ है पैराफ्रेज़िंग और दूसरी चीज़ है प्लेजरिज़्म। प्लेजरिज़्म का उन सब लोगों को पता है जिन लोगों ने थीसिस अपना सबमिट करवाया, उन सब लोगों को प्लेजरिज़्म का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक हो गया? पैराफ्रेज़िंग का भी काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट होगा जिन्होंने थीसिस लिखा हुआ है या जिन्होंने कोई ऑनलाइन काम किया हुआ है। लेकिन हम इसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे, हम ये अज़्यूम करेंगे कि यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हम में से किसी को भी इनके बारे में नहीं पता। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब देखें, पहले हम पैराफ्रेज़िंग की बात कर लेते हैं। पैराफ्रेज़िंग जो है, ये बेसिकली आपने क्या करना होता है, इसका मतलब होता है आपने इंटरनेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन का पीस उठाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इन्फॉर्मेशन का पीस उठाया, आपको किसी बंदे ने कहा था, हाँ, चलो ऐसे कर लेते हैं। आपको किसी बंदे ने कहा है कि मैं एचआर कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है? आप मुझे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दें। आपने उसे कहा ओके। अब आपने क्या किया, आपने कहा ओहो! हमें तो अलिशा ने बताया था, मैं जाती हूँ इंटरनेट पे और मैं वहाँ जाके लिखती हूँ एचआर कोऑर्डिनेटर ड्यूटीज़ और मैं इसको करती हूँ पेस्ट और ये लो क्लाइंट का हो गया काम। लेकिन क्लाइंट का काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसमें मसला क्या होगा, उसमें मसला ये होगा कि ये सारा जो आपने लिखा है, चूँकि ये इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो आप जब ये क्लाइंट को देंगे और वो क्लाइंट इसको इंटरनेट पे डालेगा, अपने नाम से डालेगा तो उसके ऊपर आएगा प्लेजरिज्म। इस वजह से क्योंकि ये किसी और ने डाला हुआ है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। आप किसी और की प्रॉपर्टी उठा के यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है? तो आपने इसको अपने लफ्ज़ों में, अब क्या है, हर राइटर अपने आइडियाज़ लेकर नहीं आता। ठीक है? अनलेस कि आप अपनी कोई किताब लिख रहे हो, आप अपना कोई नॉवल लिख रहे हो, वो आपका ज़ाती प्रोजेक्ट है। ठीक है? लेकिन आप क्लाइंट्स को जो काम करके देते हो ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिलेगा। इसी वजह से आप किसी भी सब्जेक्ट पे लिख के दे सकते हो। इसी वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया या बैचलर्स किया, आप सिर्फ़ उसी में काम कर सकते हो। ठीक है? आप किसी, अब देखो एचआर कोऑर्डिनेटर तो कोई एक बंदा है ना, सब लोग तो एचआर कोऑर्डिनेटर नहीं रहे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लाइंट ने ये कहा है कि मुझे एचआर कोऑर्डिनेटर की ड्यूटीज़ के ऊपर आप मुझे 300 वर्ड्स लिख के दे दें, तो उसके लिए आपका एचआर कोऑर्डिनेटर होना ज़रूरी है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ये जो हमने उठाई थी, ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आपने वहाँ से उठा लेनी है, आपको पता चल गया आपने इसको रिसर्च कैसे करना है, आपने उठा ली। अब आपने इसको बनाना है अपना, ठीक है? इसको जब आपने अपना बनाना है ना, उसको कहते हैं पैराफ्रेज़ करना। पैराफ्रेज़ करने का मतलब ये होता है कि आइडिया आपका नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट से उठाई है, लेकिन आपने उसको उठा के लिखा अपने वर्ड्स में, उसको कहते हैं पैराफ्रेज़ करना। ठीक हो गया? अब अगर मैंने इसको पैराफ्रेज़ करना है, तो मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ कि मैं अपने ऐसे 2 स्क्रीन्स खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे आसान लगता है। मैं एक तरफ से पढ़ती जाती हूँ और एक तरफ पे जो है उसको पैराफ्रेज़ करती जाती हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, पहली ड्यूटी उन्होंने लिखी हुई है असिस्टेड विद, या आपने उससे पूछ लेना है आप करंटली काम कर रहे हो या पास्ट में काम कर रहे हो। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि वो पास्ट में काम कर रहा था, ठीक है? तो उसने आपको कहा है कि मेरी, मतलब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है जो मैंने इसी टाइम पे की थी, 2016 से 2019 तक वाली। ठीक होगी? अच्छा जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमने पास्ट में लिखना है। अब सबसे पहला लफ्ज़ है असिस्टेड। अगर आप इसी को असिस्टेड विद, अगर आप इसको ही लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपका प्लेज आएगा। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल को चेंज करना मुश्किल है। इसका सिनोनिम ढूँढना मुश्किल है, ठीक है? आप कहोगे कैसे? तो आइए देखते हैं। इंटरनल सिनोनिम,
ये देखिए, इनर, इंटीरियर, इनसाइड, इंट्राम्यूरल, सेंट्रल, मिडल, इनमें से कौन सा लफ्ज आपको लगता है कि आप यहाँ पे लगाओगे तो वो सेंटेंस की सेंस को सही रखेगा? नहीं रखेगा, तो आप इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल ही रहने देंगे। एचआर रिलेटेड इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट, तो हम सबसे पहले जो वर्ड चेंज करेंगे दैट इज असिस्ट। तो हम सिनोनिम ढूंढेंगे असिस्ट का। ये देखिए, हेल्प का लफ्ज आपने जॉब में कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपको इसकी पेमेंट मिल रही है तो दैट इज नॉट हेल्प। ठीक है। एड का लफ्ज आपने कभी यूज नहीं करना, ये भी हेल्प की सेंस में ही आता है। अबेट जो है वो लीगल किस्म की टर्म है, इसको ना यूज करें। ठीक है, तो कौन सा यूज करें? अच्छा, अब इसमें से पढ़ के मुझे कोई एक भी लफ्ज ऐसा नहीं लग रहा जो मुझे लगे कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। ओके, अब हो गई कंफ्यूजन। तो अब मैं क्या करूँ? आप सिंपली लिखे हैंडल्ड, हैंडल्ड ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एचआर फैसिलिटेट। फैसिलिटेट भी अच्छा लफ्ज है, सारा फैसिलिटेट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एचआर रिलेटेड। देखिए, अब ये जो लफ्ज है ना, ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एचआर रिलेटेड, ये ऑलरेडी आपके प्लेज में जाएगा, क्योंकि मोस्टली अगर 3 लफ्ज आपने सेम लिखे हो किसी वेबसाइट से उठा के तो प्लेजरिज्म में चला जाता है। और ये ऑलरेडी हमने 5 लफ्ज लिख दिए हैं, तो ये ऑलरेडी जाएगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है कि आप एचआर की जगह लिख दो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, या आप लिख दो हैंडल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक मिनट, इस तरह थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, पहले हम एक लफ्ज चेंज करते हैं, एचआर रिलेटेड। अब देखिए, जो नेक्स्ट लफ्ज लिखा है इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट, इसको बदलने का सिंपल सा तरीका जो है वो ये कि आप इसको ऑपोजिट कर, इसका ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट कर दो, तरतीब जो है वो उल्टा दो। इंटरेस्ट और ना लिखो एंड, लिख लो इंक्वायरीज। ठीक हो गया, ये बन गया हमारा पहला वर्ड। लेकिन इस वर्ड में हमें मसला ये, इस लाइन में ये पहली लाइन बन गई, और इस लाइन में हमें मसला ये है कि हमारे 5 वर्ड्स जो है वो ऑलरेडी इसकी कॉपी है। ठीक है, अब हमने ये 5 वर्ड्स चेंज करने हैं, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लिखे कि हैंडल्ड ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स एंड इंक्वायरीज रिलेटेड टू एचआर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? सेंटेंस में पहले आपने वर्ड्स चेंज करने हैं। वर्ड्स सिनोनिम्स डालने के बावजूद अगर 4 या 5 लफ्ज सेम कॉपी हो रहे हैं और आप उनका सिनोनिम नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो फिर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है मेंटेन्ड बोथ हार्ड एंड डिजिटल कॉपीज ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स। मेंटेन करना है, अब मेंटेन का सिनोनिम निकाल ले, और बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या मैं हर वर्ड का सिनोनिम निकालता रहूंगा। मैं भी पहले हर लफ्ज का सिनोनिम निकालती थी, फिर ओवर द टाइम आपको चीजें याद होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। ओके, मेंट का हमारे पास, मेंटेन का हमारे पास जो है ना सिनोनिम, कोई अच्छा सा सिनोनिम ढूंढे। मुझे तो मेंटेन्ड ही अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं मेंटेन्ड ही लिखना चाहती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? आप सिंपली क्या करें, अगर आपने इस लफ्ज को चेंज नहीं करना तो आप आगे के लफ्ज चेंज करेंगे। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, मेंटेन्ड, अच्छा सिंपल क्या करेंगे, डिजिटल एंड हार्ड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सस्टेन्ड का मतलब होता है, हाँ वो बात आपकी सही है कि सस्टेन करने का मतलब होता है कि मतलब आप इस सिचुएशन को सस्टेन कर रहे हो। जो मेंटेन का मतलब भी सिचुएशन के बीच में आ सकता है कि लाइक आपने किसी सिचुएशन के बीच में अपना बिहेवियर मेंटेन रखा है, वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेंटेन का लफ्ज यूज हुआ है वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से यूज हुआ है। और जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाए नहीं है, मतलब कि पहले से ही थे उस कंपनी के अंदर, आप आए और आपने उसी सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए मेंटेन का लफ्ज ऑफिशियली प्रोफेशनल मायने में यूज किया जाता है। सस्टेन का लफ्ज आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। सस्टेन का मतलब होता है बेसिकली, आप ऐसा समझो कि जैसे मैंने मतलब ये इंजरी जो है इसको सस्टेन कर लिया, मुझे ये चोट लगी थी और मैं उसको सस्टेन कर गई हूँ, मैं उससे गुजार गई हूँ, मतलब मैं उसमें से गुजर गई हूँ सक्सेसफुली।
ठीक हो गया। मेंटेन डिजिटल एंड हार्ड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ये इस वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ऑफ 2 दफा से आ रहा है, तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली अब आप कहोगे कि सेंटेंस अच्छा नहीं, अब मैं क्या करूँ, तो आप करो मेंटेन्ड डिजिटल एंड हार्ड कॉपीज ऑफ। अगर मैं यही लिखती हूँ तो फिर मेरे पास ये 4 सेंटेंस जो है वो आ जाएगी, और दरमियान में पीछे भी मेंटेन वाला लफ्ज मेरे पास बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब आप क्या करो, आप करो मेंटेन्स कॉपीज ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स इन बोथ डिजिटल एंड हार्ड फॉर्म्स। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एम्प्लॉय भी ठीक है, लेकिन वही बात थी कि हमारा ऑफ 2 दफा रिपीट हो रहा था ना, हमें ऑफ से इशू था कि उस सेंटेंस में 2 दफा ऑफ आ रहा था। वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है 2 दफा ऑफ आना, लेकिन वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है, वो विल तो हमने खुद लगाया था। अच्छा, नेक्स्ट है असिस्ट विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग। अच्छा जी, इसको देखो, असिस्ट को जो हमने चेंज करना है, अगर आपने सिर्फ यही लिखना है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एम्प्लॉयज सिद्रा बतूल, अगर आपने सिंपल यही लिखना है। देखिए इसमें एक और चीज है, जब आप पॉइंट्स लिख रहे होते हैं ना, आपके सारे पॉइंट्स जो है, अगर आप 4 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम टेंस में होने चाहिए, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर में होने चाहिए। चले अब मैं इसको भी डिटेल में बताती हूँ। देखिए अब मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये दोनों मेरे सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरा सेम टेंस लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करती हूँ एक और HR कोऑर्डिनेटर ड्यूटीज। ठीक है, और सेम सेंटेंसेस को मैं जो सिद्रा बतूल कह रही थी रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें लिखती हूँ। अगर मैंने इस तरह के छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाने हैं तो मैं पहले एक बड़ा सेंटेंस लिखूंगी। अब अगर ये जॉब पास्ट में थी तो मैं आई हैड बिन लिखूंगी। ठीक है, और अगर ये जॉब अभी भी हो रही है तो मैं आई हैव बिन लिखूंगी। ओके, आई हैड बिन इन्वॉल्व्ड इन, अब पहला क्या है, ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स एंड इंक्वायरीज रिलेटेड टू HR। नेक्स्ट क्या है, आई हैव बीन। अब देखिए जो आप ये लिखोगे, जो ये पहला वाला सेंटेंस है, ये बेसिकली ये सेंटेंस सबके स्टार्ट में कॉमन है, तो आपने इसके हिसाब से लिखना है। पहला क्या बना, आई हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल इंटरनल एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स। अब दूसरा क्या बनेगा, आई हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। हमेशा द और आ का लफ्ज इस्तेमाल करें हर जगह। ठीक है, ये आपके इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करता है, उसे प्रोफेशनल किस्म की टच देता है। तो इस ये 2 तरीके से आप इसको जो है इसका प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। अब जो है ना, ये होगी पैराफ्रेजिंग की बात कि कैसे आपने ये ओरिजिनल टेक्स्ट था ये वाला, और आपने इसको उठा के किस तरह से पैराफ्रेज करके अपना बनाया। अब हम इसको चेक करते हैं इसका प्लेजरिज्म। हमने चूंकि पहले 2 सेंटेंसेस हमने इस्तेमाल किए, हम इनको उठाते हैं। प्लेजरिज्म के लिए एक बहुत अच्छी फ्री वेबसाइट है, आप सब लोग नोट कर ले, उसका नाम है SEOtools.com। ठीक है, ये सब लोग नोट कर ले अपने पास। इस पे जब आप जाते हैं ना, जब आप इस पे जाते हैं तो इसमें आपको ये फ्री सर्विस मिलती है जिसका नाम है प्लेजरिज्म चेकर। ऑब्वियसली ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपसे पैसे लेते हैं और आपसे पैसे लेके आपका काम करके देते हैं, ये उतना अच्छा नहीं है। मगर जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैं इसी के ऊपर अपना काम चेक करती थी, और मतलब ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है, आपको इतना आइडिया जरूर दे देता है कि आपने किस हद तक जो है ना गलती की है। अब देखिए यहाँ पर लाके आपने, मैंने ये पेस्ट किया, मैं चूंकि आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने ये वाला पेस्ट किया जो हमने इंटरनेट से ऑलरेडी उठाया था, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ अपना वाला जो हमने खुद लिखा है। ठीक हो गया, आप इसके ऊपर एक टाइम पर 1000 से ज्यादा लफ्ज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और फायदा ये है कि इसमें ग्रामरली का भी थोड़ा सा टच है। ग्रामर का तो ये, जैसे अभी मैंने ग्रामर करेक्ट किया, जैसे ये ग्रामर है, तो इस तरह की ग्रामर्स भी आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना वो आपकी ठीक करवा देगा। और आई थिंक ये खुद नहीं करवा रहा, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने ग्रामरली की एक्सटेंशन डाली हुई है। आप इस पार्ट को इग्नोर कर दे, इसके बारे में हम फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, हमने ये डाल दिया।
और ये मैंने नीचे अपना डाल दिया। जब आप अपना प्लेजरिज्म चेक करोगे, आप सिर्फ अपना लिखा हुआ डालोगे, आपने जो इंटरनेट से उठाया था वो नहीं डालोगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये काम कैसे करता है। आपने वहां पे इसको कॉपी पेस्ट किया और आपने चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम वेट करेंगे, ये हमें बताएगा रिपोर्ट। ये हमारा प्लेजरिज्म चेक कर रहा है। देखिए इसने 40% चेक कर लिया है, ठीक है। और प्लेजरिज्म कितना आ रहा है? 40% प्लेजरिज्म आ रहा है इसमें, 20% यूनिक आ रहा है। ये प्लेजरिज्म आपका 10 से नीचे होना चाहिए हमेशा। अब अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये कौन सी लाइन प्लेजराइज्ड आ रही है? फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। ये वो दो लाइंस हैं जो हमने इंटरनेट से उठाई थी, इसलिए प्लेजराइज्ड आ रही है। अगर आप अपने क्लाइंट के कहने पर यहाँ से इसी तरह, जिस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल में ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ये डिस्क्रिप्शन आप उसको उठा के लिख के दे दोगे तो उसके पास 100% प्लेजरिज्म आएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपकी रिप्यूट खराब होगी। लेकिन अगर आप जो खुद इसको लिखोगे तो ये देखिए यूनिक आ रहा है, इसके ऊपर प्लेजरिज्म नहीं है। इसके ऊपर आपका प्लेजरिज्म आएगा 0। अब मैं दोबारा इधर से आती हूँ और मैं आकर जो हूँ, ये जो हमने इंटरनेट से उठाया था इसको मैंने हटा दिया। अब हमने सिर्फ वो लिखा हुआ है जो हमने खुद ढूंढा था, ठीक है। उसको मैं प्लेजरिज्म उसको चेक करती हूँ। अब वो कह रहे हैं हम आपको चेक करके बता, ये देखिए हमारा प्लेजरिज्म 0% है क्योंकि हमने खुद लिखा था। लेकिन आप लोगों ने नोट किया है कि इसमें जो है किसी भी किस्म का हमने अपना बेसिकली इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं वो नहीं लगाया। मतलब हमने खुद से कंटेंट क्रिएट नहीं किया है, हमने खुद से सोच समझ के आइडिया लगा के बातें नहीं लिखी। हमने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठाई है और उस इंफॉर्मेशन को हमने अपना बनाया है, जो कि 100% यूनिक है। अगर आप ये इस तरह से लिखोगे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होगा, समझ में आने वाला होगा, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होंगे, टू द पॉइंट बात की होगी, बातें रिपीट नहीं की होगी, तो आपका ऑर्डर अल्लाह के हुक्म से जरूर कबूल होगा। ओके, तो मेरे ख्याल में अब हमें एक क्लियर, अच्छा मैं बेसिकली ये क्लियर करना चाह रही थी कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। लेकिन ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स है जो हमने डिस्कस कर लिए, एक पैराफ्रेजिंग का और एक प्लेजरिज्म का। आई जस्ट होप आप सब लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। कल से इंशाल्लाह हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर कि एक आर्टिकल लिखने में, एक ब्लॉग लिखने में, एक कोई कंटेंट लिखने में या कॉपी लिखने में डिफरेंस क्या है। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बात बोली थी कि अगर आप एक टॉपिक पे हो, आपकी टॉपिक की इंफॉर्मेशन हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ उसको लिखने का अंदाज बदलता है। जिस तरह की आप राइटिंग कर रहे हो उसके हिसाब से उसका अंदाज बदलता जाता है। ठीक हो क्या? तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम जो है ना कल बात कर लेंगे। ओके, अभी जो है अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो जरूर कर ले।